नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहां पर इस वीडियो में हम जो रीट का पेपर हुआ था आपके 23 जुलाई को लेवल 1 का, उसमें आपके जो हिंदी सब्जेक्ट था तो उसके संपूर्ण 30 प्रश्नों का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने आज सुबह लेवल 1 का जो पेपर हुआ था 23 जुलाई को, उसके साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न हैं उनके आंसर का एक वीडियो अपलोड किया है। तो लेवल फर्स्ट के साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का आंसर मैंने बता दिया है। अब लेवल फर्स्ट के ही 30 प्रश्नों के जो हिंदी का पेपर है इनके आंसर इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इसके बाद में लेवल 2 का जो 23 जुलाई को पेपर हुआ था उनके साइको और हिंदी के आंसर देखेंगे। फिर 24 जुलाई को फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसके साइको और हिंदी के आंसर देखेंगे। और फिर 24 जुलाई को ही सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था लेवल 2 वालों का, उसके हिंदी और साइको के आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में ये सारे आज ही वीडियो आपके सामने आ जाएंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हिंदी के 30 प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर खंड सेकंड भाषा फर्स्ट आपकी जो हिंदी थी इसके आंसर में आपको बताने वाला हूँ। और 30 में से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो, नहीं तो कोई मिस्टेक नहीं रहेगी साथियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 है आपके, क्योंकि 1 से 30 तक तो साइकोलॉजी के प्रश्न थे। तो 31वां प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन देखना है आपको किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में। तो पहला कथन है यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा है यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। तीसरा कथन है कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। और चौथा है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। तो देखो, जो किंडरगार्टन शिक्षण विधि है उसके बारे में सत्य कथन अगर हम देखें तो पहला कथन क्या कह रहा है कि अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। जी नहीं, बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली है साथियों ये। तो ये कथन क्या हुआ? असत्य। और आपको क्या देखना है? सत्य देखना है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। जी नहीं, यह प्राथमिक स्तर के जो छात्र है या पूर्व प्राथमिक स्तर के जो छात्र है उनके लिए अधिक उपयोगी है। तो ये भी गलत हुआ। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। तो कुक महोदय ने नहीं किया था, बल्कि जो ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल है इनके द्वारा इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था साथियों। तो ये भी गलत है। तो मतलब चौथा विकल्प आपका सही रहेगा कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दे सकते हो। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक चीज़ और है, बहुत सारे जो अध्यापक है वो इस प्रश्न का आंसर सी वाला विकल्प बता रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कुक महोदय ने तो खेल विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था साथियों और किंडरगार्टन विधि को फ्रोबेल ने किया था। इसलिए मैं चौथे विकल्प पे जाऊंगा इस प्रश्न पे। चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 32 क्या है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो देखो, बेसिक शिक्षा मतलब यहाँ पर गांधी जी के द्वारा इस विधि को दिया गया था। बेसिक शिक्षा किसने दी थी? गांधी जी ने। तो साथियों, इसमें हम कार्य करके जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बेसिक शिक्षा में केवल किताबी ज्ञान से नहीं दी जाती है इसमें शिक्षा। तो कोई नहीं, मैंने पहले भी कहा था कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है, तो इसको भी आप हटा सकते थे। अब आपके सामने दूसरा और तीसरा विकल्प बच रहा है ये। तो दूसरा विकल्प कह रहा है सामाजिक पर्यावरण से और तीसरा कह रहा है प्रगति सूचक लेखा चित्र से। तो साथियों, जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसमें भाषा की शिक्षा आप प्रगति सूचक लेखा चित्र से दे सकते हो या सामाजिक पर्यावरण से। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा सामाजिक पर्यावरण से, क्योंकि सामाजिक पर्यावरण में ही इस विधि में शिक्षा दी जाती है। दूसरा विकल्प सही माना जाएगा साथियों इस प्रश्न में। नेक्स्ट 33वां प्रश्न देखेंगे। तो 33वां प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? विकल्प है आपके सामने। पहला क्या विकल्प है साथियों? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। दूसरा है इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। तीसरा है इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और चौथा है यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये 4 विकल्प है। अब जो वैयक्तिक अनुदेशन विधि है साथियों, इसमें एक एक छात्र को अलग अलग से अनुदेशन दिया जाता है। तो इसमें आप भाषा के तत्वों का प्रभावी ज्ञान करवा सकते हो, भाषाई कौशलों में दक्ष कर सकते हो
और वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और चौथा कह रहा है कि शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल चौथा ही विकल्प इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि बड़ी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे साथियों। तो ये इसकी सीमा है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा 33वें प्रश्न में। नेक्स्ट 34वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 34 है, इनमें से कौन सा पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन और कलात्मक परियोजना। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या परिवेक्षित अध्ययन विधि जो होती है साथियों, डेजी जॉन मोरविल के द्वारा दी गई है। इसमें अध्ययन कार्य का आवंटन किया जाता है, अध्ययन हेतु निर्देश भी दिए जाते हैं और विद्यार्थी इसमें स्वाध्याय के माध्यम से सीखता है और शिक्षक का कार्य क्या होता है? मार्गदर्शन देने का। लेकिन कलात्मक परियोजना तो ये जो किलपेट्रिक की जो योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि है, उसका भाग है साथियों ये। तो 34वें प्रश्न में भी चौथा ही विकल्प आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? कि हमने बच्चों को सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक। तो सरल और समान मतलब बच्चों को बिल्कुल सिखा रहे, जीरो से सिखा रहे। तो प्राथमिक स्तर पे होती है ये चीज़ें तो साथियों। तो प्राथमिक स्तर इस प्रश्न का 100% सही आंसर है, कोई डाउट नहीं है साथियों। नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। 36वां प्रश्न है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, लिखना और पढ़ना और बोलना। तो साथियों बता रखा है, ग्रहयात्मक कौशल में हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं और अभिव्यक्ति कौशल में हम चीज़ों को यहाँ पर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो एक तो बोलकर व्यक्त करते हैं और लिखकर व्यक्त करते हैं, ये दोनों ही अभिव्यक्ति के कौशल है। और ग्रहयात्मक कौशल आता तो हम एक तो सुनकर के ग्रहण करते हैं और पढ़ कर के ग्रहण करते हैं, लेकिन यह अभिव्यक्ति है साथियों। इसलिए सी वाला विकल्प जो है आपके बोलकर और लिखकर हम अपने जो विचार है इनको अभिव्यक्त करते हैं। तो सी वाला विकल्प 36 में सही है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न देखेंगे। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण से, वाचन से, लेखन से और वादन से। तो अनुलेख में साथियों लिखा जाता है, श्रवण, वाचन या वादन से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे? लेखन से। अनुलेख है, प्रतिलेख है, श्रुतलेख है, इन सभी का संबंध किससे होता है? लेखन से ही होता है। इसीलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 37 में सही रहेगा। नेक्स्ट 38 पे आते हैं। तो 38वां प्रश्न, लिंगुआ फोन जिसको रिकॉर्ड प्लेयर हिंदी में कहते हैं, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य है और श्रव्य सामग्री है। तो साथियों लिंगुआ फोन है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ये चीज़ें सभी किसके अंतर्गत आती है? श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है, जिसमें हम चीज़ों को सिर्फ सुन सकते हैं। इसलिए आपके चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 38 में। चलिए 39 की ओर बढ़ेंगे। तो 39वां प्रश्न, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष और विश्राम कक्ष। तो जो भाषा प्रयोगशाला होती है इसमें श्रवण कक्ष भी होता है, श्रवण प्रकोष्ठ पढ़ा रखा है मैंने भाषा प्रयोगशाला विधि में। नियंत्रण कक्ष भी होता है, परामर्श कक्ष भी होता है, लेकिन विश्राम कक्ष नहीं होता है साथियों भाषा प्रयोगशाला में। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है आपके 39 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 40 की ओर। तो 40वां प्रश्न, सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम और अस्वाभाविकता। तो सस्वर मतलब वह वाचन जो बोल करके किया जाता है, इसमें स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? अस्पष्ट उच्चारण। अस्वाभाविकता नहीं, स्वाभाविकता होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो तीसरा या दूसरा साथियों, क्षिप्रता का मतलब तेजी से लिया जाता है और उचित ध्वनि निर्गम का मतलब किससे लिया जाता है? बाहर की ओर निकालना। तो उचित ध्वनि को बाहर की ओर निकालना ये बिल्कुल सस्वर वाचन के गुणों में आएगा, तेजी भी नहीं आएगा साथियों। पहला, दूसरा, चौथा विकल्प गलत है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 41वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो मैं आपको वापस बता दूं कि आपको लेवल 2 के जो 3 पेपर है, इसमें तीनों के ही साइकोलॉजी के पेपर और तीनों के ही हिंदी के पेपर का हल मैं करवाने वाला हूं आज ही साथियों, ठीक है। आज शाम तक टोटल यहां पर वीडियो अपलोडेड हो जाएंगे, तो सभी को निश्चित रूप से ज़रूर देखें और आप कमेंट करें कि आपके स्कोर कितना बैठ रहा है इन सब्जेक्टों में। तो चलिए 41वां प्रश्न, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। विकल्प है, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए।
मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, तो कम मिलने चाहिए ये गलत है साथियों। उपयुक्त कथन देखना था आपको। दीर्घ उत्तरीय नहीं, जरूरी थोड़ी है दीर्घ उत्तरीय हो, लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब सी या बी विकल्प, तो सही इसका जो उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 2, जो मौखिक मूल्यांकन करता होता है। मूल्यांकन करता मतलब मूल्यांकन को करने वाला, वो निष्ठावान होना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए और विषय विशेषज्ञ भी होना चाहिए। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर आपके कौन सा प्रश्न है, 41वां, बी वाला विकल्प इसका सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट 42वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 42 है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की ये परिभाषा किसने दी, तो माइकलिस ने दी, सीसी रोस ने दी, ब्लूम ने दी और राइट स्टोन ने दी। तो ऐसा है भाई, ये परिभाषा वाला एक प्रश्न तो ये है आपके जो थोड़ा कंफ्यूज वाला है, क्योंकि ये परिभाषा को वास्तव में मुझे भी पता नहीं है। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम देता और मुझे चूज़ करना पड़ता तो मैं BS ब्लूम को चूज़ करता साथियों, क्योंकि ब्लूम का नाम किस में आता है, उद्देश्यों में आता है कि भाई मूल्यांकन में ये याद किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। तो मैं जाता सी वाले, बट कंफर्म नहीं है, ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, डी भी। तो कमेंट करके बताइए अगर आपने इस परिभाषा को पढ़ रखा है तो, कि यह परिभाषा किनकी है। मैंने ज़्यादा सर्च भी नहीं किया इस परिभाषा के ऊपर, तो साथियों मैं तीसरे विकल्प पे जाता, बट यहाँ पर स्टार कर लीजिए प्रश्न को। स्टार मतलब बोनस नहीं मिलेगा, परिभाषा तो है लेकिन ये परिभाषा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे अगर आपको निश्चित रूप से पता है तो चलिए एक प्रश्न तो ये हुआ, 1-2 प्रश्नों में हो सकता है ऐसा, बाकी सारे प्रश्न बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ साथियों। ये परिभाषा वाली चीज़ है तो ये तो याद होना जरूरी होता है, ठीक है। 43वां प्रश्न, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, ब्लॉक शिक्षण कहलाता है, अभ्यास शिक्षण कहलाता है या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। हर एक टेस्ट में मैं बताता था कि निदान का मतलब होता है छात्र की कमजोरियों को पहचानना और उपचार का मतलब होता है उन कमजोरियों या कठिनाइयों को दूर करना। तो कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण किया जा रहा है उसको ही उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे साथियों। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 43 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न क्या है आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष पूछा जा रहा है। तो दोष क्या है, विकल्प देखते हैं। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, तो ये दोष नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो गुण है उसका, लगातार निरंतर मूल्यांकन होता है, सही बात है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी सही है। इसमें छात्र को पता रहता है कि भाई मेरी क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। दोष देखना था, ये तो गुण है ना साथियों। चौथा आंसर होगा आपका, क्यों होगा, क्योंकि तीनों तो सही है। तो यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। बिल्कुल सही कथन है साथियों, और यह इसका गुण नहीं है बल्कि यह क्या है, इसका दोष है, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम होना चाहिए तभी आप सीसी लागू कर सकते हो। अगर छात्र तो अधिक है, शिक्षक कम है, तो फिर सीसी में बहुत दिक्कतें आ जाती है साथियों, इसलिए इसको दोष माना जाएगा। चौथा विकल्प 44वें में सही है। चलिए 45वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 45 क्या है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, 2, 3, 1 और 4। तो भाई उपलब्ध कोई सा भी परीक्षण हो, आप थोड़ा दिमाग लगाया करो, चीज़ें याद नहीं हो तो अगर मैं एग्ज़ाम देता तो 1 को तो सही नहीं करता साथियों, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कर रहे तो एक थोड़ी चरण होगा, एक पद, एक सोपान थोड़ी होगा, 2 भी नहीं होंगे साथियों। अब 2 ही विकल्प आपके सामने बचे, तो आपको भले पता नहीं था लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके और इस प्रश्न में से 2 विकल्प हटा सकते थे। अब 3 या 4, तो साथियों उपलब्धि परीक्षण निर्माण के जो पद होते हैं यहाँ पर 4, क्या कई जगह पे 5 भी मिलते हैं, तो फिर मैं चौथे विकल्प पे जाऊँगा। 4 पद होते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट 46 को देखेंगे। तो चलिए 46वां प्रश्न, देखो 3 तो मैंने नहीं पढ़ रखा है, 4 ही पढ़ रखे, मतलब 5 पढ़ रखे वैसे तो, बट फिर यहाँ ऐसा नहीं है तो फिर मैं 4 पे जाऊँगा। चलिए 46वां प्रश्न देख लेते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हो 45वें प्रश्न के लिए। 2 प्रश्न अभी ऐसे हुए जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट आगे आने वाले प्रश्नों में किसी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखो आपके ये गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश को चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट मैं गद्यांश पढ़ता नहीं हूँ। गद्यांश में से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। जिसको नॉलेज होता है साथियों व्याकरण का, वो आराम से बिना गद्यांश को पढ़े भी समय की बचत करते हुए प्रश्नों के सही जवाब दे सकता है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, अनुभव है मुझे इस चीज़ का। तो देखो 46वां प्रश्न, गद्यांश नहीं पढ़ा है फिर भी हम बिल्कुल सटीक उत्तर बताएंगे कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है।
तो विकल्प है साथियों सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस आई और सदा प्लस एव। तो देखो सदा प्लस एव होता है तो सद वाले विकल्प को आप हटा दो। तो एव कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से या ऐसे? तो साथियों एव जब होता है लिखते हैं हम तो सदा प्लस एव बराबर शब्द बनता है सदैव। एव इस प्रकार से शुद्ध होता है, ये वाला गलत है। तो सदैव शब्द में कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि हो रही है। और साथियों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 46 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसु, अर्णव, उरम और गरल। तो साथियों विष शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो विष शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है साथियों? गरल है। क्या है? गरल है। पर्यायवाची शब्द है, विष को गरल भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो 47वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48। विरोधी शब्द का विलोम होगा वाहक, अवरोधी, शत्रु और समर्थक। तो मित्र का शत्रु होता है तो ये तो गलत है साथियों। वाहक भी नहीं होगा, अवरोधी या समर्थक। विरोधी का अवरोधी नहीं होगा साथियों। विरोधी का जो विलोम है अवरोधी नहीं होगा बल्कि समर्थक होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था क्योंकि विरोधी का कई लोगों ने अवरोधी भी किया होगा, मुझे पता है। विरोधी जो अपना विरोध करे, समर्थक जो अपना समर्थन करे। तो साथियों विरोधी का विलोम क्या होगा? समर्थक होगा। चौथे विकल्प पर हम जाएंगे 48 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। 49वां प्रश्न है। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा और मन को दिशा। तो देखो मन को दिशा तो होगा ही नहीं, गलत है। मन पर या मन से नहीं, मन की जो हमारी दशा होती है उसी को मनोदशा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे मन की दशा को। तो चौथा विकल्प 49 में सही है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न। मनुष्य शब्द है अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो भाव अव्यय नहीं होगा, ना ही व्यक्तिवाचक, बल्कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी साथियों? जातिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न संख्या 50 में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न। 51 से 55 तक वो आप इस गद्यांश को चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये देखिए गद्यांश आपके सामने रहा, पढ़ सकते हो साथियों। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा, आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हो। और यहाँ हम आंसर ही दे रहे हैं। तो देखो अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो और जिसका मूल्य ना आंका जा सके। तो देखो जिसका मूल्य बहुत कम हो उसको अमूल्य नहीं कहेंगे, जिसका मूल्य लागत से भी अधिक हो उसको भी अमूल्य नहीं कहेंगे। जैसे अपन क्या कहते हैं, हमारे जो किले हैं, दुर्ग है, वो हमारे संस्कृति के अमूल्य धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत के अमूल्य धरोहर है। तो जिसका कोई मूल्य न हो वो तो साथियों फिर जीरो हो गया ना। जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको अमूल्य थोड़ी, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसको अमूल्य कहा जाता है, जिसका कोई मूल्य न हो। देखो इसमें चौथा विकल्प ही सही माना जाएगा साथियों। जैसे आप यहाँ पर इसमें गद्यांश को पढ़ना पड़ सकता है आपको कि जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी है, अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी है, मतलब साथियों जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका कोई मूल्य न हो वो तो शून्य हो गया ना। इसलिए चौथे विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 51 का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52। निधियाँ शब्द का एक वचन होगा निधि, 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 निधि। चारों में ही निधि है, लेकिन आपको अब ये देखना है कि निधि शब्द को शुद्ध लिखते कैसे हैं। तो निधि इसमें ही तो लिखा हुआ है शुद्ध, आपको ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना था। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प सही है साथियों। निधि शब्द का जो बहुवचन है वो सी रहेगा, निधि। ठीक है, निधि। यहाँ तीसरा विकल्प निधियाँ का एक वचन रहेगा निधि और इसका बहुवचन क्या होगा? निधियाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 53। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और आसन्न भूत। तो देखो संदिग्ध वर्तमान संदेह क्या करती है? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो कोई संदेह नहीं है, कोई संभावना नहीं है। आसन्न भूत कार्य अभय भी हुआ क्या? जी नहीं, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। चौथा विकल्प आपके 53 में सही रहेगा। नेक्स्ट 54 पे आएंगे तो 54वां प्रश्न। भाव शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो भाई उभयलिंग हिंदी में नहीं होता है, ना ही नपुंसकलिंग होता है। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही चलते हैं। तो भाव कैसा होता है? अच्छा होता है।
पढ़ा रखा है ना ये चीज़ें आपको मैंने। भाव कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब क्या रहेगा? वो पुल्लिंग रहेगा साथियों। तो आपका कौन सा आंसर सही है 54 में? पुल्लिंग वाला जो विकल्प है 54 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 55 पे आएंगे तो 55वां प्रश्न, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है निश्चित, चकित, एकत्र और निर्जीव। तो देखो अचेतन का मतलब चकित नहीं होता है साथियों, एकत्र भी नहीं होता है, निश्चित भी नहीं होता है, बल्कि निर्जीव रहेगा। अचेतन, अचेतन का मतलब विकल्प जो हम देख रहे हैं उसके आधार पे हम निर्जीव को सही करेंगे। बिल्कुल 55वें प्रश्न में चौथा ही विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट 56 पे आते हैं तो आपके 56वां प्रश्न, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? 4, 2, 1 और 3। तो भाई वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक तो होता है आपके उद्देश्य और एक होता है आपके विधेय। कौन सा? उद्देश्य और विधेय। तो सी वाला विकल्प आपके 56 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 57 की ओर। तो 57वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थक वाक्य, कृत्रिवाच्य, भाववाच्य और संयुक्त वाक्य। तो देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो सरल या साधारण वाक्य होता है, एक आपके मिश्र वाक्य होता है और एक आपके संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ संयुक्त वाक्य विकल्प में भी दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर है। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो 8 प्रकार होते हैं साथियों, ठीक है। और वाच्य के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3, कृत्रि, क्रम और भाव। तो यहाँ सी वाला विकल्प ही आपके 57 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह और लोप चिन्ह। तो साथियों 2 शब्दों को यदि हमें जोड़ना है तो विवरण, अवतरण या लोप चिन्ह से नहीं जोड़ते हैं बल्कि योजक चिन्ह से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अब रात दिन बरसात हो रही है, अब रात दिन बरसात हो रही है। तो इस प्रकार ये 2 शब्द जुड़ रहे हैं, रात दिन, ये योजक चिन्ह है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 58वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, समय अनुसार कार्य करना और सीमातीत कल्पना करना। तो ढाक के 3 पात, इसका जो सही अर्थ होता है, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ है सदा एक सी स्थिति बने रहना ही ढाक के 3 पात कहलाता है। सी वाला विकल्प सही है साथियों इस प्रश्न का। अब देखो अंतिम और 60वां प्रश्न इस वीडियो का साथियों, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना और डंका बजाना। तो भाई बहुत लज्जित होना जो मुहावरा है साथियों, इसका सही आंसर है घड़ों पानी पड़ना। बिल्कुल ये बहुत लज्जित होना इसका 100% सही आंसर है। तो यहाँ 31 से 60 तक हमने इस वीडियो में हल किए हैं। इसके पहले के वीडियो जो था लेवल 1 का, अभी लेवल 1 के 2 पेपर हल किए हैं हमने साथियों। कौन कौन से? साइकोलॉजी का हमने हल कर लिया अभी सुबह वाला वीडियो, फिर इसके बाद में ये हमने हिंदी का हल कर लिया। तो लेवल 1 में 1 से 60 तक मैंने आंसर बताए, उसमें 60 तक में साथियों 2 या 3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, वो भी ज़्यादा बता दिए मैंने। 60 में ही 2 या 3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई कंफ्यूजन हो, नहीं तो 101% जो बताया वही सही रहेगा साथियों। तो अब लेवल 2 के पेपर भी जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं कुछ ही क्षण में साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं।